नमस्कार। प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में हम आज बात करेंगे बाराबंकी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे पुराने सोशलिस्ट नेता राम सागर रावत जी से। राम सागर रावत सियासत का वो नाम है, उनकी गंभीरता, सहनशीलता, सादगी और समाजवादी पार्टी पर उनकी असरदार पकड़ का उस समय लोगों को अंदाज़ा लगा जब पिछली बार 2019 में समाजवादी पार्टी की कैंडिडेचर की लिस्ट आई। उस लिस्ट में रामजीलाल सुमन हाथरस से और राम सागर रावत बाराबंकी से दो पुराने समाजवादियों को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा। इससे साफ जाहिर है कि 89 के बैचमेट के राम सागर रावत पर मुलायम सिंह यादव का परिवार, सैफई परिवार आज भी बड़ा भरोसा कायम रखता है। राम सागर रावत ने काफ़ी आरोह अवरोह के बावजूद समाजवादी पार्टी के दामन को थामे रखा। पूरी सियासी सफ़र में उन्होंने जिस तरह समाजवाद को परिभाषित किया है वो शायद काबिले तारीफ़ है और उसके दूसरे नज़रिए देखने को बहुत कम मिलते हैं। आज हमारी पूरी टीम नई सड़क पर उनके निवास स्थान पर है। आज हम बात करेंगे उनके राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं पर। राम सागर जी, स्वागत है प्राइम टीवी पर आपका। धन्यवाद। राम सागर जी, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि सियासत में जहां हम बैठे हुए हैं, पाठकों पुरवा, पटखन पुरवा के धुरवा कहे जाते हैं आप, समाजवाद के सागर कहे जाते हैं आप। जो ये जिस तरह आपको परिभाषित किया गया है, आपका जीवन भी यथार्थ पे उसी तरह रहा है। समाजवादी पार्टी ही क्यों, समाजवादी आंदोलन ही क्यों? क्योंकि आप 1980-84 से लोक दल में रहे, दलित मजदूर किसान पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 89 में जनता दल और उसके बाद समाजवादी जनता पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं आप। कैसा देखते हैं अब, क्या भारतीय राजनीति में समाजवाद का क्या किस तरह का अध्याय अब लिखा जाएगा, कौन सी इबारत लिखी जाएगी? सबसे पहले तो स्वर्गीय राम सेवक यादव जी, जो हमारे ही क्षेत्र के और पड़ोस के गांव के ही थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायी और धरती पर गरीब मजदूरों की किसानों की सेवा करते हुए वो उन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश और पूरे देश में अपनी पहचान बना लिया था। उन्हीं की प्रेरणा से हम राजनीति में आए और मुलायम सिंह जी की कृपा से एक लंबे समय तक मुझे सेवा करने का अवसर मिला। आज जैसा कि आपने पूछा, राजनीति के मानक बदल गए हैं। सोशलिस्ट पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं को या नेताओं को चिन्हित करती थी, उस समय ये देखा जाता था कि कौन गरीब मजदूरों की बेहतर सेवा कर सकता है, ईमानदार है, संघर्षशील है, अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है। हमारी सोशलिस्ट पार्टी की पूरी फौज, यानी धरती से लेकर के ऊपर तक राष्ट्रीय स्तर इसी प्रकार की फौज थी। और हम लोगों को इस बात की खुशी है कि कांग्रेस के बाद जब सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई तो उन्होंने पूरे देश में, पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाया और इस ऊंचाई तक पहुंची कि सरकार में भी आई, केंद्र में भी हमें सहभागिता का अवसर मिला। तो मैंने ठीक तरीके से मेरा दल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की नीतियों की, वो चाहे विद्यार्थियों के लिए रही हों, बेरोजगारी के लिए लगे रहे हों, महंगाई के लिए रही हों, उन नीतियों को लागू किया जिनकी प्रशंसा न केवल देश विश्व में हो रही है और आगे आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी जैसा कहते हैं कि उनका आकलन समाज
ठीक से करेगा। राम सागर जी, आप 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 3 बार विधायक रहे। 1977 से आपने सियासत की शुरुआत की, सदन में आपकी एंट्री हुई। एक लंबा समय आपने सदन में दिया है। निश्चित तौर पर काफ़ी लंबे अनुभव देखे हैं आपने। और सबसे बड़ी चीज़, जब 1991 में जब आप पार्लियामेंट का चुनाव जीते, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके साथ जीते थे। छोटे सिंह यादव कन्नौज से, उदय प्रताप सिंह यादव मैनपुरी से और बाराबंकी से आप। उस स्थिति में जब बगल में फैजाबाद में मित्रसेन यादव खुद चुनाव हार गए थे, ऐसी कौन सी ताकत रही? कहा जाता था कि 1991 के आसपास आप पासी, यादव, कुर्मी, मुस्लिम गठजोड़ पर जो सोशल इंटैक्ट था, उस पर ज़बरदस्त आपने मेहनत की थी, खासकर ग्राउंड पर। तो बगल में मित्रसेन यादव खुद पार्लियामेंट का चुनाव हार गए। ऐसी कौन सी आपकी योजना थी? उस आंतरिक योजना के बारे में जानना चाहेंगे। इंटरनल स्ट्रेटजी जो प्लानिंग थी कि कैसे आप उस समय पार्लियामेंट में पहुंचे। देखिए, चुनाव जीतना हारना वो अपनी जगह पे लगा रहता है, लेकिन बाराबंकी हमें वो समय याद है कि वो रामलहर की अवध प्रांत से हम जीत करके गए थे। तो मुझसे दिल्ली में भी ये कहा गया था कि अवध के बगल बाराबंकी से आप कैसे जीत करके आए। और आज भी हमारा विचार है कि जो मजदूर है, किसान है और जो सबसे नीचे तबका है, उसे अवसर चाहिए अपने परिवार को, पढ़ाई को संवारने सजाने का। हम लोगों ने कभी धर्मांध की बात नहीं की, और हम जानते भी हैं आज जो है बहुत सारे जो गोले दगे, और खुशी है कि शिलान्यास पर जो बहुत दिन का विवाद ख़त्म हुआ। तो कल मैं सोच रहा था कि कोई लेबर तो दगाया कि नहीं दगाया, एक भी लेबर नहीं दगाया। किसान कोई मतलब नहीं, हद हो गया। बेरोजगार कोई मतलब नहीं। अगर किसान आकर के अपना जहाँ कह रैली निकाले होते, कोई कार्यक्रम करते होते, ऐसे ही था उस समय भी। हम लोग जो है नीतियों का, अपनी समाजवादी नीतियों का प्रचार प्रसार और अपने एजेंडा को सामने रखते थे। चुनाव का जो वो था तो उसको रखते थे। हमारे सामने भी ये कहा जाता था कि फिर इशारा किया जाता कि उसके बारे में, तो हमने कहा वो तो आस्था का सवाल है, उसे क्या लेना देना है। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि जो जनता है उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी कि उनकी पूर्ति करे, और इस प्रकार का कोई दिशा न बताए जिसमें भ्रम हो, अंधविश्वास हो, कोई चीज़ न मिलने वाली हो, और पूरे देश को उसी में फंसाया जा रहा है। राम सागर जी, 1991 में एक बड़े हिंदी अखबार ने, जब आप पार्लियामेंट का चुनाव जीते, दिल्ली के एक बड़े हिंदी अखबार ने लिखा था कि अयोध्या में राम लहर, लेकिन बाराबंकी में मुलायम लहर। उसके जनक आप कहे जाते हैं। 1991 में आप पार्लियामेंट चुनाव जीत के गए, बड़ा पूरे देश में आपने चर्चा बटोरी। एक चीज़ का उल्लेख मैं ज़रूर करना चाहूँगा आपके इस इंटरव्यू में। उस समय पीवी नरसिम्हा राव साहब ने सरकार बनाई थी, जनता दल भी टूट गई थी, रामलखन सिंह यादव जी टूट करके गए और वो भारत सरकार में केमिकल्स और फर्टिलाइजर मिनिस्टर बने। उस समय आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उत्तर प्रदेश में भी चौधरी अजीत सिंह के साथ के कई एमपी आपके साथ के थे जो जनता दल के गए। समाजवादी पार्टी में आप 3 लोग थे। उस समय बड़ा प्रलोभन आया आपके पास, लेकिन आपने विचारधारा को कहीं से भी उस पर आँच नहीं आने दी। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बड़ी अच्छी बात बताई कि हम 3 थे। देखो, दल बदल में 1/3 होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अकेले चले जाते तो 1/3 हम अपने आप में थे। एंटी डिफेक्शन लॉ। और जो चाहते, जो आजकल चल रहा है, वो सब कुछ हासिल हो जाता था। हमने माननीय मुलायम सिंह जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, जो परिस्थितियां देश में वहाँ दिल्ली में पैदा हुई, मैंने बताया, और कुछ लोगों को मैंने इशारा किया कि आप चाहते हैं बात कर लीजिए, और उन्होंने जा कर के बात किया भी। लेकिन हम लोग जो हैं राजनीति में जिस लिए आए हैं, और जो मुलायम सिंह अखिलेश जी का पर्पज़ है, उसके मुकाबले धन दौलत
रुपया पैसा, मंत्री पद कोई मतलब नहीं है। और मैं फिर आपसे भरोसा दिलाता हूँ और अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि जो ये राजनीति का बाना है, उद्देश्य है, वो सेवा भाव से राजनीति में आना चाहिए। और कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि अपने राष्ट्रीय नेता पे, अपनी पार्टी पे कहीं से भी कोई धब्बा पहुँचे। और आज भी एक संकल्प में समाजवादी पार्टी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजना चाहता हूँ, मुलायम सिंह को कहना चाहता हूँ कि मैं आपके परिवार का आपका साथी हूँ। जीवन पर्यंत हम और हमारे अनुयायी बाराबंकी के आपके साथ खड़े रहेंगे। और मेरी इच्छा है कि हमारी जो अंतिम सांसें हैं वो भी समाजवादी पार्टी में सेवा करते ही निकलें। ये मेरा एक संदेश है समाजवादी साथियों। एमपी साहब 1991 में जब ये घटना चल रही थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी शिबू सोरेन साहब को उस समय कहा जा रहा कि कांग्रेस के पॉलिटिकल मैनेजर आपको दिल्ली में खूब ढूंढ रहे थे और आप भूगर्भ में चले गए थे, आपने सीधे नेताजी को रिपोर्ट कर दिया था। इसमें सच्चाई कितनी? हाँ, ये सही है। नेताजी ने कहा क्या चल रहा है, तो मैंने बताया कि इच्छा का मामला है, 6 मेंबर और हों, अल्प उसमें है मत में नरसिंह राव की, और बहुत कुछ संभव है कि वो चले जाएं। और नेताजी ने ये हमको कहा कि आप क्या है, हमने कहा कि हम पार्लियामेंट में फेस करेंगे और समाजवादी पार्टी को का जो है पक्ष हम रखेंगे। उस समय मुझे खुशी है कि एज ए लीडर मुझे पार्लियामेंट में बोलने का अवसर मिला। तो मैंने उस समय पार्लियामेंट में यही कहा था कि ये जो दो आमने सामने बैठे हैं और ये जो मिला जुला लड़ाई लड़ रहे हैं वोट कॉन्फिडेंस का, हमारी दोनों से बराबर दूरी है। जैसे वो वैसे वो, और यही कह करके हम आए हैं। हम कोई इन लोगों की तरीके से नहीं आए हैं। समाजवादी पार्टी का उद्देश्य क्या है, राजनीति क्यों कर रही है, इस बात को देश के सामने डॉक्टर लोहिया ने रखा है, मुलायम सिंह ने रखा है, हम सब लोगों ने रखा है। और हम उस उद्देश्य को, समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी के उद्देश्य को पार्लियामेंट में रखूँगा, मैंने रखा। और समझ लीजिए कि जो वहाँ पे नेताजी का वो था निर्देश, उसके अनुसार पार्लियामेंट में अपने फैसले को हमने दर्ज कराया। एमपी साहब, आपकी सियासत का जन्म गैर कांग्रेसवाद से हुआ, नॉन कांग्रेसिज्म से आपने राजनीति की शुरुआत की। गैर भाजपावाद तक का बड़ा प्रयोग आपने अपने जीवन में जीता, देखा आपने। समाजवादी पार्टी में आप संगठन में राष्ट्रीय सचिव के पद पर रहे, 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। 1996 में आपकी दिल्ली में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, नेताजी रक्षा मंत्री बने, बेनी प्रसाद वर्मा जी संचार मंत्री बने, शेरवानी साहब मंत्री बने, जनेश्वर मिश्रा जी बने। उस समय सदन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और लगातार 89 के बाद 96 में दूसरी बार, 89 गए और 91 गए, फिर 96 गए, तीसरी बार सदन में थे। मंत्री ना बनने का जीवन में कुछ मलाल है आपको? देखो, जितना फ्री होकर के बेहतर सेवा कर मिलती है, अगर किसी आदमी को कुर्सी से बांध दिया जाए तो उसमें मज़ा नहीं आता है। और मुझे खुशी है कि हम एकदम फ्री थे। और इस बात को मुलायम सिंह ठीक जानते हैं। हमारे साथी वो उदय प्रताप जी हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ हमारे साथी मेंबर पर छोटे सिंह और चौधरी हरमोहन सिंह जी नहीं। हमने पूरे देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायी कहाँ कहाँ हैं, और मुलायम सिंह जी के निर्देश पे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी बनाए, चिन्हित कराए रहे, सब चीज़ कराए। हमें कभी भी हम सेवा में विश्वास करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी ठीक से जानते हैं। मैं याद करना चाहूँगा बेनी प्रसाद वर्मा जी को, कि जिनके साथ हमने बहुत लंबे समय तक काम किया। ये सब लोग मेरे बारे में जानते हैं
कि सागर जी धरती पे जो गरीब हैं और परेशान हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, और यहाँ से लेकर के दिल्ली तक उनका लड़ाई लड़ते रहते हैं, अपने स्तर से सेवा करते रहते हैं। कभी भी वो समझ लीजिए कि क्या कहते हैं आपके चापलूसी और गणेश परिक्रमा के कभी आदि नहीं। वो कहते थे राम सागर रावत को तभी आएंगे जब बुलाया जाए। वर्मा जी भी गाड़ी भेजते थे, बेनी प्रसाद जी। गाड़ी मेरे सामने लाल बत्ती में खड़ी हो जाती थी, तब जब चाहे यहाँ रहे चाहे दिल्ली में, तो मुझे जानकारी होता था बाबूजी कोई अहम बात करना चाहते। नेताजी ने भी एक बार वहाँ पे क्या नाम था ये जो रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने हाँ गाड़ी भेजा। हमने कहा क्या हो गया, नेताजी पूछे। अरे राम सागर जी वो हमारे विभाग से वो क्या कहते हैं डिस्पोजल गाड़ी मिलती थी, आपकी दरखास्त नहीं रिवाल्वर मिलता। अरे हमने कहा कि हमें कहाँ से असुरक्षा है, हमें कहाँ से किस बात की ज़रूरत है। राम सागर जी, आपको नेताजी ने बुला करके कहा कि फूलन देवी का ट्यूटर आप बन जाइए, ट्यूशन दीजिए उनको, पॉलिटिकल ट्यूशन दीजिए उनको, कैसे देखते हैं? ये ठीक बात है कि उस समय जो है वो किसी दल का बहुमत नहीं था, और फिर ये ढूंढा जा रहा था कि भाई कोई ऐसा आदमी आए और जिसके सामने विपक्ष खड़ा होकर के बहुमत बनाए। उस समय फूलन देवी जी जीत करके आई थी, और शुभावती पासवान आई थी, और आंध्रा भवन में क्या नाम उनका वहाँ के जो नेता थे चंद्रबाबू नायडू, और उनका अपना जो है वहाँ आंध्रा भवन था। और वहाँ पे नेताजी का ये था कि आप हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ मेंबर हैं, कई बार जीते हैं। बहरहाल नेताजी ने भी एक बार मन से कहा कि राम सागर जी पार्लियामेंट में कितनी गलियां हैं, हमको सिखाया। तो उनका निर्देश था कि आप जो है इनको पढ़ाएं भी और संसदीय ज्ञान दें। हमने उनको पढ़ाया भी, और समझ लीजिए फूलन देवी का जो पहला भाषण हुआ, तो फूलन देवी से मैंने कहा कि आप बोलें भी, देश में चर्चित हैं और महिला हैं, सशक्त आपसे महिलाओं का सशक्तिकरण का आभास होगा, मजबूत होंगी और संघर्ष का मादा बढ़ेगा। तो उन्होंने हमसे पूछा बाबूजी फिर मैं तो कुछ जानती नहीं। तो फिर मैंने उनसे सवाल किया कि हम कुछ चीज़ें पूछ लें, वही कह दीजिएगा। हमने कहा जहाँ से जीत का आए हो ये बताओ, आपके यहाँ पानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था? कहीं नहीं। हमने कहा गांव-गांव बिजली लगी? कहीं नहीं। हमने कहा सड़कें बने? कहीं नहीं। हमने कहा लोगों के आवाज़? कहीं नहीं। सब बताती गई कि कुछ नहीं। तो हमने कहा कि यही तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहना है, और क्या भाषण में होता है कि साहब जहाँ से हम चुन के आए हैं वहाँ न रास्ता है, न बिजली है, न पानी है, न गरीबों का वो सब भुखमरी है, बेरोजगारी है, और साहब उसका जो है पार्लियामेंट के समय अनुरोध करना चाहिए। तो ध्यान में फिर फूलन देवी का भाषण हुआ, और नेताजी ने पूछा राम सागर जी आज तो जिसको पढ़ा उसका भाषण भी हो गया। तो हमने धन्यवाद दिया, हमने कहा कि आपकी प्रेरणा से सब कुछ हो। MP साहब, शुरुआती दौर में आप टीचर हुआ करते थे, राम सेवक यादव जी के साथ आपका जो सानिध्य रहा कैसा रहा, और सियासत में उनके साथ का जो प्रयोग रहा, उनके साथ जो सियासी जीवन जिया, कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, राम सेवक यादव जी, मुलायम सिंह जी और मधुलिमय जॉर्ज फर्नांडिस, ये सब जो हैं सोशलिस्ट पार्टी के ऐसे नेता थे कि अगर एक बार कोई उनका भाषण सुन ले, उनके विचारों को सुन ले, तो नशा जैसा आ जाता था। राम सेवक जी यादव का संदरा बाजार में कार्यक्रम था, और पहली बार मैंने सुना, और फिर मैंने उनका कार्यक्रम भी लगाया। और हम बड़ी कम उम्र में थे, तो उनका ये था कि वो आंदोलन भूम बांटो दाम बांधो में जाने वाले थे, और मैं पहुंच गया स्कूल छोड़ के, और उनके साथ मैं जुलूस में चल दिया, और फिर बाराबंकी कोतवाली में बैरियर लगा के हम लोगों को अंदर ले जाया गया। उस समय सबका वारंट बन गया, और केवल मेरा इसलिए नहीं बना कि मेरी उम्र कम थी, नाबालिग था,
तो मुझे आभास हो गया कि अब हमको जेल नहीं भेजा जाएगा। उस समय मुझे रोया आ गई, तो वो राम सेवक जी खुद आ गए, क्या हो गया? हमने कहा साहब हमको नहीं भेज रहे हैं। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर को बोला कोतवाल को, तो उन्होंने कहा साहब ये जो है तो बच्चा है। तो उन्होंने कहा ये भी समझने की कोशिश करो, ये दिल दिमाग से बालिग हो चुके हैं राम सागर जी, ये बहुत ऊंचाई तक पहुंचेंगे, इनका भी बनाइए। और फिर उस समय मैं पहली बार जो है राम सेवक जी के साथ फैजाबाद जेल के लिए भेजा गया। और मुझे सौभाग्य है कि वो 27 दिन जेल में रहे। प्रत्येक दिन जो है उनके 2 सेमिनार लगते थे, 2 क्लास सुबह लगता था और रात में भी 10 बजे तक जो है वो सबको जो है जो समाजवाद है, जो परिस्थितियाँ, देश की समस्याएं कैसे क्या करना चाहिए, वो बराबर जो है वो उसके लिए बताया करते थे। और फिर आखिरी में उनकी इच्छा थी और कि राजनीति में काम करें, मैंने काम किया और मुझे खुशी है कि जैसा वो चाहते थे मुझे अवसर मिला और मुझे सेवा करने का सौभाग्य है समाजवादी का। एमपी साहब, बेनी प्रसाद वर्मा जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। आपका उनके साथ प्रेम भी ज़बरदस्त हुआ और टकराव भी ज़बरदस्त हुआ। आप 1996 में सॉरी हाँ 96 का पार्लियामेंट जीते थे, 98 का पार्लियामेंट आप बैजनाथ रावत से हार गए। उसके बाद 99 में फिर आप पार्लियामेंट गए, 2004 में फिर लूज़ कर गए। उसके बाद 2009 में स्थितियाँ बदल गई, 2012 में बदल गई और लगातार 14 में बदल गई, 19 में बदल गई। बेनी प्रसाद जी कभी आपका विरोध किए और कभी इतना समर्पण, ये अतिशय भय की अतिरंजना है या अगाध प्यार का सागर, क्या कहें? बेनी प्रसाद वर्मा जी और हम लोग बहुत दिनों तक काम साथ किए, संघर्ष किए, जेल भी गए। और एक आध बार जैसा कि पता है बाराबंकी को, देश को भी पता है, देश को पता है। कि वो कांग्रेस में चले गए। अखबार के लोग, मीडिया के लोग यही उनसे कह रहे थे कि राम सागर जी आपके पुराने साथी बाराबंकी के हैं, सहयोग से चुनाव लड़ते हैं एक दूसरे का, वो पार्लियामेंट लाभ MLA लड़ते हैं, क्या विचार है? तो वो हमारा नाम आते, वो नहीं कहते थे जहाँ हम कहेंगे रहेंगे, वो कहते थे राम सागर जी ज़मीनी नेता हैं और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाऊँगा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, अच्छा मुझे भी पता नहीं था कि वो बात करेंगे, फिर वो आकर के जो है वो गाड़ी मेरे दरवाजे खड़ी हो गई। और उस समय बाबूजी बेनी प्रसाद वर्मा जी पैंट भूषण में थे, काला पैंट काला भूषण में, और वो मेरे यहाँ जैसा कि लंबाई थी झुक करके दरवाजे से अंदर आ गए और पेड़ के नीचे मैं देखा हक्का बक्का, उनको बैठाया और फिर मैं कुछ समझ नहीं पाया। फिर जल्दी जल्दी में चाय और उसके लिए जैसा कि हम जानते थे कि नाश्ता पानी जैसा करते हैं किया व्यवस्था। और फिर वो आपके क्या बेटे हैं यार, खेत में क्या बोया है, अच्छा गांव में परिवार क्या है, इसी पे बातचीत करते रहे, बड़ी देर तक बातचीत करते रहे। और स्वास्थ्य कैसा है ये सब पूछते रहे, ये लगा दे ये घंटे तक चाय पानी चलता रहा। और उस समय जैसा कि वो कांग्रेस में घोषणा करने के लिए तैयारी कर रहे थे, वो हमारे साथ बैठे बात करते करते उठ के अचानक चल दिए। और जब चल दिए तब फिर मैं बड़ा संवेदनशील हो गया कि ये हमारा इतना सम्मान करते हैं कि आए और कुछ बताया नहीं और चले जा रहे हैं। और जब गालवे के पास गए तो हमें ये नहीं है कि हम उनके साथ गए या रहे, लेकिन हमें इस बात को सोच के आंसू आ गए कि बेनी प्रसाद जी ने आज मेरा पूरा सम्मान किया। अन्यथा वो ये कह सकते थे कि राम सागर जी जहाँ हम चाहें वहीं रहोगे, लेकिन उन्होंने छोटे भाई के तरीके से जो सम्मान किया है, जो राजनीति में प्यार किया है, ऐसा साथी मजबूत अब जीवन में हमें मिल नहीं पाएगा।
एमपी साहब, कहा जाता है कि बाराबंकी में राजनीतिक नर्सरी बन गए हैं आप। 1977 से लेकर आज तक आपने काफ़ी नेताओं को बाराबंकी से, बहुत सारे लोगों को ब्लॉक प्रमुख, बहुत सारे लोगों को जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, एमएलए, मिनिस्टर तक बनाए। बड़ी लंबी पॉलिटिकल नर्सरी के रूप में देखे जाते हैं। और आपके परिवार में आपके 3 बेटे हैं जो सियासत में, एक बेटा आपका 2 बार सदन में रह चुका है। आगे अपने परिवार को और ख़ासकर बाराबंकी के समाजवादी परिवार के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो जो राजनीति में रहता है परिवार के लोग, उसका लाभ पहुंच ही जाता है। वो आपने ठीक कहा कि हम बार बार एमएलए हुए, बार बार सांसद हुए, बेटा 2 बार एमएलए हुआ, और हमारे परिवार की ही हमारे मामा की बहू 3 बार, उर्मिला जी 2 बार सिद्धौर से प्रमुख रही, बड़ी पॉपुलर प्रमुख रही, बड़ी सेवा उन्होंने किया। और छोटी बहू जो है वो सिद्धौर से, वो बनी कोंडल से प्रमुख रही। हमारी बड़ी बहू, इसका अत्यंत अच्छा व्यवहार, वो 3 बार विधान परिषद की सदस्य। और इतने नहीं, बल्कि हमारे जो प्रेरणा से और जो हमारे साथ बैठते हैं समाजवादी पार्टी के जो समर्पित लोग हैं, वो तमाम जो हमारे लोग हैं एमएलए हो गए, जिला पंचायत में पहुंच गए, और आज भी सब सेवा कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इस प्रकार की जो टीम है, कि न मालूम हमारे कितने लोग जो हैं कितनी बार जो है विधान, वो कहते हैं जिला पंचायत में, ब्लॉक प्रमुखी में, और अन्य सभी पदों में, संगठन के पदों में पूरी टीमें काम कर रही है। जहाँ तक नर्सरी का सवाल किया, ये तो हम जो लोग पीढ़ी के लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है ही है कि जब तक मैं रहूं तब तक जो है समाजवादी परिवार को बढ़ाता रहूं, लड़कों को शिक्षा देता रहूं। और मुझे खुशी है कि ये जो आपकी पीढ़ी है जो राजनीति में काम कर रही है, बड़ा हमारा सम्मान करती है, आदर करती है, और बड़े लगन से काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में बाराबंकी में फिर समाजवादी पार्टी का जलवा जलवा होना है। एमपी साहब, 2024 में आप फिर पार्लियामेंट जाना चाहेंगे, या 2024 में तीसरे मोर्चे की, अगर समाजवादी पार्टी की दिल्ली में कोई भूमिका होती है, तीसरे मोर्चे की कोई भूमिका होती, तो क्या कहीं गवर्नर बनना चाहें? देखिए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मुलायम सिंह जी, बेनी प्रसाद सभी जानते थे कि जब उनकी तरफ से आया कि नहीं आप चुनाव फेस कर रहे हैं पार्लियामेंट का, तो उस समय भी मैंने कहा था कि ये हमारा आखिरी चुनाव हो, जीत हो या हार हो। और मुझे खुशी है कि बाराबंकी में इस लहर में जब पूरे देश प्रदेश में ये एक ही जैसा रिजल्ट आया, तो बाराबंकी में 4,36,000 वोट जो है समाजवादी पार्टी पार्लियामेंट के पक्ष में गए। तो एक तरीके से मैं आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ समाजवादी परिवार को, और अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में, वो चाहे एमएलए का चुनाव हो, एमपी का, सबसे बड़ा चुनाव तो ये पंचायत वाला रहा है। इसमें आप सब लोग सक्रिय होकर के अच्छी सेवा करें। और समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी का जैसा गढ़ था बाराबंकी, मुलायम सिंह भी कहते थे, अखिलेश जी कहते हैं, और ये साबित करना है कि बाराबंकी का गढ़ समाजवादी पार्टी का रहा है और हमेशा समाजवादी पार्टी के गढ़ बाराबंकी रहेगा। ये जो है मैं कार्यकर्ताओं से अनुरोध भी करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ। मेरे लोग काम भी कर रहे हैं। एमपी साहब, देश और प्रदेश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। चूँकि आप सियासत और स्वास्थ्य भी आपका सियासत के उस पायदान पर हैं, फिर भी आप लंबा समय कार्यकर्ताओं को और जनता को देते हैं। कैसे समय बीत रहा है आपका इस समय? अरे भाई, ये इस महामारी में वो हमने ये देखा कि कई जो जनजाति के लोग हैं वो मेरे सामने मिलने के लिए आए, और मैंने सवाल ये किया कि भाई ये इस प्रकार की महामारी चल रही है और ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं डर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो घूमते हैं, बहुत इस समय टेम्परेचर ज़्यादा है, जो ज़्यादा टेम्परेचर में रहते हैं, लू में और धूप में और परेशानी में, और उनको ये महामारी का खतरा कम रहता है। ये खतरा जो है ज़्यादा एसी वालों को जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बड़े लोग।
और जैसा कि वो कई नाम आए हैं कि उनको हो गया है, वो बड़े हैं और बड़े पदों पे हैं। तो ये है कि हमें कोई भय नहीं है। और हालांकि जो गाइडलाइन हैं कि कैसे बचा जाए उनके बारे में बताता रहता हूँ, लेकिन फिर भी खुशी है कि ये जो है बाराबंकी में पूरे जो है ठीक से एहतियात बरता जा रहा है कि ये महामारी न फैले, और लोग एहतियात बरत भी रहे हैं। हमारा भी ये अनुरोध है कि लोग इस महामारी के समय में जो सरकार की तरफ, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आए हैं, उनके प्रति एहतियात बरतें और इससे बचने के पूरी जो है उपाय का जो है वो करते रहें। धन्यवाद सांसद जी। ये थे बाराबंकी से 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 3 बार विधायक रह चुके समाजवादी पार्टी के बाराबंकी में वट वृक्ष रामसागर रावत जी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए प्राइम टीवी का स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत।